चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारा ARO बैच लॉन्च हो रखा है और उसी के अंतर्गत आज आपकी ये पॉलिटी की फिर से क्लास है। समय हुआ है 3 बज गए हैं, दिन का समय है और मौसम थोड़ा सा साफ़ है। और कुल मिला के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो मौसम है वो भी साफ़ होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने, चलिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और फटाफट बच्चे, आज वही है जैसे कि हमेशा समय की बाध्यता होती है मुझ पर भी और आप पर भी। समय है कम, काम करना है बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के सेशन को शुरू करते हैं। आप सबको गुड इवनिंग, आप सबको गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत वेलकम है आप सबका। हृदय से आप सबको स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। कई बार तो शब्द टूट जाते हैं, इतना भावुक हो जाता हूं मैं। ठीक है, तो कुल मिला के चलिए, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब शुरू करते हैं सेशन। तो बच्चों, हम लोगों का चल रहा था क्या, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोतों में हमने शुरुआत से कई चीजें देखी। जैसे हमने देखा भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत हम लोगों ने विभिन्न प्रावधान देखे थे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे संघीय व्यवस्था की, अब सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, अब सारा माथा खुल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। क्या क्या लिया था यहां से हमने? तो यहां से हमने लिया था संघीय व्यवस्था को, राज्यपाल के कार्यालय को, शक्तियों के वितरण, यानी कि शक्तियों की जो 3 सूचियां हैं, याद है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, या फिर संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके बाद हमने क्या लिया है? तो इसके बाद यहां से लिया है न्यायपालिका का ढांचा या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। भारत में एकल न्यायपालिका है। भारत में कैसी न्यायपालिका है बच्चों? तो भारत में एकल न्यायपालिका है, सिंगल जुडिशरी है। इसके बाद आपकी आपातकालीन शक्तियां, फिर इमरजेंसी प्रोविजन। 3 प्रकार का आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। एक लगाता है अंडर आर्टिकल 352, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक लगाता है अंडर आर्टिकल 356, उसको कहा जाता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। और एक लगाता है अंडर आर्टिकल 360 और उसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने पूरी कथा आपको सुना दी थी इसके बारे में। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो प्रोविजंस हैं कहां से लिए गए हैं? ये लिए हैं हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से। केवल रटा नहीं, आप लोगों ने एक एक चीज को समझा है। एक एक चीज को क्या किया आप लोगों ने? एक एक चीज को आप लोगों ने, हाँ वेरी गुड, आपने एक एक चीज को समझा हुआ है। तो यहाँ निश्चिंत रहिएगा कि सर ये तो। अब अगला देखिए, अगला क्या था बच्चों? अगला था ब्रिटेन का संविधान या फिर यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां से क्या लिया है? तो सबसे पहला संसदीय व्यवस्था। याद आया? संसदीय व्यवस्था सॉरी, 2 अध्यक्ष हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक अध्यक्ष। सारी पावर किसमें है? प्रधानमंत्री में। जबकि अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्र का? तो वो होता है राष्ट्रपति। तो उसका कैसा महत्व होगा? तो नाम मात्र का महत्व होगा। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या होती है संसदीय व्यवस्था की बच्चों? दूसरी विशेषता होती है संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। याद आया वो 2 गोले? विधायिका में से ही क्या बनता है? तो विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोला है, ये पूरी पॉलिटी की लास्ट क्लास तक आपके काम आने वाला है। और तीसरा जो अंग है वो कौन सा है? वो है न्यायपालिका। ये क्या है बच्चों? ये स्वतंत्र है या फिर ये फ्री है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था हो गया। इसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली। याद आया? मंत्रिमंडल प्रणाली या फिर कैबिनेट सिस्टम। मंत्रिमंडल प्रणाली या फिर कैबिनेट सिस्टम, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल याद आ रखा होगा ये। तो बच्चों, मंत्रिमंडल प्रणाली में याद है ना क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों से? मंत्रिमंडल शब्द पहली बात तो मूलतः हमारे संविधान में नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978। कौन साहब थे ये करने वाले? मोरारजी देसाई थे। इन्होंने किया था ये संशोधन। कौन सा? 44th अमेंडमेंट 1978। और इसके माध्यम से संविधान में क्या डाला? मंत्रिमंडल शब्द। यानी कि ये मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में ये नहीं था। क्लियर है? अगला क्या है? अच्छा, मंत्रिपरिषद था। और मंत्रिपरिषद क्या होता है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। निचले सदन का 15%, और निचला सदन दोनों जगह पर है। अगर हम बात करें भाई संघीय व्यवस्था है ना, अब संघीय व्यवस्था है तो एक केंद्र है, एक राज्य है। तो केंद्र के स्तर पर भी 2 सदन है, एक कौन सा? लोकसभा, दूसरा कौन सा? राज्यसभा। तो लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा अपर हाउस है या फिर उच्च सदन है। और अगर आओगे नीचे राज्यों के स्तर पर, तो यहां पर भी 2 सदन हो सकते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा जो है बच्चों वो आपका लोअर हाउस है या फिर निम्न सदन है, और विधान परिषद जो है वो अपर हाउस है या फिर उच्च सदन है। विधान परिषद अपर हाउस है। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा कि क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका मंत्रिपरिषद? निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री।
निचले सदन का 15% ही बन सकते हैं मंत्री। तो कुल मिला के आपको निचले सदन में यानी कि विधानसभा, अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा में टोटल जितने मेंबर्स होंगे उनका 15% करो, जो भी आंकड़ा निकल कर आएगा उतने ही मंत्री उस राज्य में बन सकते हैं। अब आ जाओ केंद्र पर, और केंद्र पर क्या बच्चों, तो केंद्र पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। क्या रूल अप्लाई होता है कि जो निचला सदन है कौन सा, लोकसभा, लोकसभा पर 15% लगा दो, जितने आएंगे निकल कर उतना ही क्या बन सकता है, मंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सहित उतने ही मंत्री हो सकते हैं, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब मंत्री परिषद 15% से मिलकर बन जाता है, उसके बाद फर्दर इस मंत्री परिषद को 3 भागों में बांटा जाता है। याद आ रहा है, सब कुछ याद आना चाहिए अब आप लोगों को। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला, मंत्री परिषद को पहला भाग क्या है, कैबिनेट। याद आया, गोला बनाया था मैंने, सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले कैबिनेट है। दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उपमंत्री या डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री को दिया जाएगा मंत्रालय, राज्य मंत्री उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग। अगर अभी भी कोई नया बच्चा जुड़ रहा है, अगर नए बच्चे कोई जुड़ रहे हैं तो कृपया करके वे स्टार्टिंग के जाकर वीडियोस को देखना शुरू कीजिए। ये तो एक तरीके से मैं फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं जो मैंने क्लास में करवा दिया है पिछले 13 लेक्चर्स में, ठीक है। तो ऐसे में कृपया करके आप पीछे जाइए एक बार, और वहां से जितने जो 13th लेक्चर है, ये तो जो पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको पढ़िए, और आप जब 12 लेक्चर पढ़ लेंगे तब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि तुरंत आप भी इसको पोपट की तरह गाना शुरू कर देंगे, जैसे कि जो बच्चा रेगुलर कर रहा होगा उसको समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी से जो नए जुड़ रहे हैं कि वे कृपया करके, चाहे आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं या फिर मुझसे ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, इस वीडियो के बाद भी यदि कोई जुड़ता है तो प्लीज वे एक बार जाके क्या कीजिएगा, आप स्टार्टिंग से जो आपका नंबर 1 वीडियो है वहां से शुरू कीजिए इस पॉलिटी को, और यकीन मानिए आपको काफी फायदा होगा इस पॉलिटी से, काफी ज्यादा फायदा किसी भी लेवल के एग्जाम पर, ठीक है। तो मंत्री परिषद सब तो था, पर मंत्रिमंडल कब डाला गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से बाय मोरारजी देसाई। क्लियर है। कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, याद आया, संसदीय विशेषाधिकार सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले से लेकर सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद के खिलाफ कोई सिविल केस की कार्यवाही नहीं हो सकती, सिविल केस पे कार्यवाही नहीं हो सकती। परमाधिकार रीटे, मैंने आपसे कहा था मूल अधिकार पढ़ाते वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि भाग 3 पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज पढ़ा दूंगा। राज्य अध्यक्ष का नाम मात्र का होना, मतलब जहां जहां पर भी बच्चों संसदीय व्यवस्था होगी वहां वहां पर राष्ट्र के अध्यक्ष का नाम मात्र का ही महत्व होगा, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो भारत हो। एकल नागरिकता, भारत राज्य केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है, भारत राज्य केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है, ये भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। अक्षय कुमार एग्जाम्पल था इसका। द्विसदनवाद या फिर बाइकैमरलिज्म, याद आया, द्विसदनवाद। अब संघीय व्यवस्था है तो एक सेंटर है दूसरा स्टेट है, सेंटर के लेवल पर भी 2 हाउस कौन कौन से हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और स्टेट के लेवल पर 2 हाउस कौन कौन से हैं बच्चों, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। खत्म, ठीक है। फिलहाल 6 राज्यों में है विधान परिषद और 22 राज्यों में केवल एक ही सदन है विधानसभा, और 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से विधानसभा जो है वहां से विधान परिषद को हटाने का बिल पास हो चुका है, ये सब भी कक्षा में पूरी तरीके से हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्या है, विधि का शासन या फिर रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पर विधि का शासन है, विधि से सर्वोच्च कोई भी नहीं है, सब विधि के समक्ष समान है और विधियों का समान रूप से सबको संरक्षण भी प्राप्त है। ये नहीं कि बहुत कोई अमीर है या बहुत कोई गरीब है तो ऐसा पार्शलिटी किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। विधि के समक्ष समता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि विधि का शासन है। सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च विधि है, लॉ, ठीक है। तो ये सब चीजें कहां से ली थी हम लोगों ने, ये हमने ली है इंग्लैंड से या फिर यूके से। चलिए बच्चों ये भी हो गया था आप लोगों का। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद क्या था, इसके बाद था आप लोगों का अमेरिका का संविधान। काफी इंपॉर्टेंट चीजें ली हम लोगों ने यहाँ से। अमेरिका के संविधान से सबसे पहली चीज क्या ली बच्चों हमने, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपसे कहा था ये आपको भाग 3 जब पढ़ाऊंगा संविधान का तब पढ़ा दूंगा तरीके से। अभी केवल ये याद रखिएगा आप लोग कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जब बॉडी पढ़ाऊंगा मैं आपको तब आपको इसको पूरी तरीके से समझा दूंगा मैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता याद है, आ जाओ 3 गोलों पर। विधायिका में से क्या बनता है बच्चों, विधायिका में से हमारे यहां पर कार्यपालिका बनती है
और न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका बच्चों हमारी स्वतंत्र है। ये देखिए स्वतंत्र है, इनमें कोई रिश्ता नहीं है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। ठीक है, इस पर भी बहुत गहन चर्चा हुई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो ये भी आपका कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू, बच्चों जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका से लिया गया है। क्या होता है? तो न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण टूल है जिसके आधार पर वो किसी भी कानून को खारिज कर सकती है या उसको बने रहने देती है। क्लियर है ये चीज? अगला है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, कहां से ली गई है? वो भी अमेरिका से ली गई है। मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, तीनों बॉडीज अलग अलग हैं, राष्ट्रपति को पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा उसका महाभियोग कैसा होता है, जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा वहां बता दूंगा उसका रिमूवल प्रोसेस कैसा है, और जहां उच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा, हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, वहां ये बता दूंगा कि उसका जो रिमूवल प्रोसेस है वो भी कैसे होता है। ठीक है, लिया कहां से है? यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से ली गई है बॉस? तो प्रस्तावना भी हमने अमेरिका से ही ली है। अगर बात करें यथोचित विधि प्रक्रिया की, तो यथोचित विधि प्रक्रिया या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मैंने समझाया था किसके साथ कंपेयर करके, याद आ रहा है? अभी याद आ जाएगा, अगर याद नहीं आ रहा तो अभी याद आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर करके। क्या? तो यथोचित विधि प्रक्रिया, और दूसरा कौन सा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया बच्चों कहां से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। अभी आप लोगों ने देखा वो कहां से ली गई थी? तो ये ली गई थी अमेरिका से। कौन सी? यथोचित विधि प्रक्रिया, और सॉरी यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई बच्चों? तो ये ली गई है आप लोगों की जापान से। क्या अंतर है? आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। स्पष्ट क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको? कि जहां पर भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, यहां की न्यायपालिका, यहां की जो जुडिशरी है, यहां की जो न्यायपालिका है, वो वहां की संसद के द्वारा बनाए गए कानून का केवल प्रोसेस चेक कर सकती है। मतलब केवल क्या चेक कर सकती है? प्रक्रिया या प्रोसेस चेक कर सकती है। जबकि जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया, तीन नाम है ना उसके तीन नाम है। एक यथोचित विधि प्रक्रिया, दूसरा विधि की उचित प्रक्रिया, और तीसरी विधि की सम्यक प्रक्रिया, और इंग्लिश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसमें मैंने क्या कहा? जिन देशों में ये वाली विधि होगी, उन देशों की न्यायपालिका उन देशों की संसद द्वारा बनाए गए कानून का केवल क्या चेक कर सकती है? प्रोसेस या फिर प्रक्रिया। जबकि जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया है, जो पिछला वाला था, उन देशों की न्यायपालिका प्रोसेस तो चेक करेगी ही उनकी संसद द्वारा बनाए गए कानून का, प्लस और क्या चेक करने वाली है? मोटिव या फिर मंशा। और अगर मंशा खराब हुई तो उस कानून को क्या कर देगी वो न्यायपालिका? खारिज। तो आपने क्या देखा था? जिन देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है बच्चों, उन देशों की न्यायपालिका उन देशों में संसद मजबूत होती है। जिन देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, उन देशों की संसद मजबूत होती है। जबकि जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया होती है, उन देशों की न्यायपालिका ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, ये चीज। चलिए, तो ये सब चीजें आपकी हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। आप लोगों का आज रिवीजन भी हो ही रहा है वैसे। फिर अगला क्या था बच्चों? अगला था आयरलैंड का संविधान। और ये कहां से, इसमें से क्या क्या लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4। कौन से भाग में बच्चों? ये है आपका भाग 4 में, जिसका विस्तार है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। एकमात्र ऐसा भाग जो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। काम खत्म। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी कहां से लिया गया है? तो ये भी बच्चों आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्या है? तो अगला देखिए, अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यानी कि ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने क्या क्या लिया है? तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो समझिए फटाफट। पहला है समवर्ती सूची, याद आया? 52 सब्जेक्ट, केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं इस सूची पर। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये भी कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। याद आया? एक सदन से जब बिल पास होकर दूसरे सदन में गया और अगर उसने रोक लिया और 6 महीने हो गए, क्या हो चुका है? डेडलॉक हो चुका है या फिर गतिरोध हो चुका है। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए हमारे संविधान ने अधिकार दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को अंडर आर्टिकल 108।
108। कि क्या बुला सकते हैं आप इस गतिरोध को दूर करने के लिए? तो आप बुला सकते हैं संयुक्त बैठक या फिर जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी जानकारी थी आपको पता है, नहीं पता तो एक बार जाके क्लास कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कक्षा जो 11वीं या जो 12वीं कक्षा थी, 11वीं कक्षा में ये चीज मैंने करवाई थी आप लोगों को। ठीक है, चलिए 11वीं या 12वीं दोनों में से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी कहां से लिया गया बच्चों? तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला क्या था बच्चों? अगला है हमारा, अगला क्या है? अगला है कनाडा। क्या है अगला? अगला है कनाडा। और कनाडा से क्या लिया हम लोगों ने? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिए हमने। संघीय व्यवस्था को तो एडॉप्ट किया है, पर अमेरिका वाली को नहीं किया है। किसको किया है? कनाडा वाली को किया है। यानी संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र। मैंने आपसे क्या कहा था? जहां पर भी संघीय व्यवस्था प्रॉपर रूप से काम करती है वहां पर कोई भी सशक्त नहीं हो सकता ज्यादा, दोनों को लगभग इक्वल पावर होती है, जैसे कि अमेरिका। जबकि भारत में ज्यादातर पावर किसमें दी गई है? केंद्र को दी गई है। और कारण क्या था? तो मैंने आपसे कहा था कि उन दोनों के निर्माण, भारत और अमेरिका के निर्माण में अंतर है। दोनों कैसे बने हैं? नहीं करा है तो कक्षा जाके 12वीं देख लो, पूरा तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ये भी तो इसी का उदाहरण है ना। एक राज्य का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल, और उस राज्यपाल की नियुक्ति ही कौन कर रहा है? तो केंद्र कर रहा है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था फिर से जस्टिफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना या फिर रेसिडुअरी पावर्स आर इन सेंटर। जो तीनों सूचियों में नहीं आ पाई हैं, जो बच गई हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? वो केंद्र के पास है। यही है रेसिडुअरी पावर्स। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप जाओगे अमेरिका में तो अमेरिका में ये स्टेट्स के पास है। जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, किसके पास बच्चों? तो ये वहां पर जाके अमेरिका के अंदर है, सॉरी अमेरिका के अंदर किसके पास है? राज्यों के पास है। और भारत में जो रेसिडुअरी पावर्स हैं या जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? ये केंद्र के पास है। ठीक है, इसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस जारी करता है, ये कहां से लिया गया है? ये भी हमारा कनाडा से लिया गया है। ठीक है, सब चीजें हो चुकी हैं। अगला देखिए, जर्मनी। अगला क्या बच्चों? तो अगला है जर्मनी का संविधान। और यहां से क्या लिया है? यहां से क्या लिया गया बच्चों? यहां से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन या फिर इसको आप निलंबन भी कर सकते हैं। तो लगभग बात एक ही है। आपातकाल जब लागू होगा तो आपके मूल अधिकारों को सीमित या स्थगित, सीमित नहीं स्थगित या फिर निलंबित किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे कक्षा में बताया था कौन कौन से अनुच्छेद है बच्चों? वो तो आर्टिकल 20 एंड 21, और ये कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। ये प्रावधान कब किया संविधान में? तो ये किया गया था बच्चों 44th अमेंडमेंट 1978। अगेन किसने किया? मोरारजी देसाई ने किया था। इन सब पर भी चर्चा हो चुकी है हमारी क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्या है बच्चों? तो अगला है सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। याद है ना, 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जो आज का रशिया है। 1991 में उसी यूएसएसआर का क्या हो गया? विघटन हो गया, और वही टूटकर क्या बचा? रशिया बचा। तो उस यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? तो सबसे पहला हमने क्या लिया बच्चों? हमने सबसे पहला लिया है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या फिर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। कहां से? यूएसए से लिया है। और दूसरा क्या लिया यहां से? तो यहां से दूसरा लिया है मूल कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल अधिकार कहां से लिए हैं बच्चों? मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से। और मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए हैं, कहां से लिए हैं? ये लिए हमने यूएसआर या फिर सोवियत संघ से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो अगला बच्चों आपका फ्रांस का संविधान। अगला क्या है?
फ्रांस का संविधान है या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है। और फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो हमने क्या लिया है, तो सबसे पहला गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। देखिए क्या लिया बच्चों हमने, तो ये लिया है हमने गणतंत्रात्मक ढांचा या फिर रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए गणतंत्र क्या होता है, तो जिस भी देश के अध्यक्ष का चुनाव होगा वो गणतंत्र होगा। अगर राज्य के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो वो गणतंत्र कहलाएगा। और अगर वो वंशानुगत है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसा चल रहा है क्रम, तो वो गणतंत्र कभी भी नहीं हो सकता। वो क्या होगा, वो तो राजतंत्र हो सकता है। तो भारत एक गणतंत्र है। हमारे यहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, और उसका क्या होता है, चुनाव होता है। ये थोड़ी कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता है, उसका बेटा राष्ट्रपति बनता है ना, चुनाव होता है। तो मैंने आपके एग्जांपल दिए थे, अमेरिका, फ्रांस, भारत, ये सब किसके एग्जांपल हैं, गणतंत्र के एग्जांपल हैं। जबकि इंग्लैंड में आज तक गणतंत्र नहीं आ पाया है। वहां पर आज भी राज्य का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, तो क्राउन है, ताज है, महारानी महाराजा होते हैं वहां पर आज भी। ठीक है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या लिया बच्चों हमने फ्रांस से, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमने कहां से लिए हैं, तो ये लिए हमने फ्रांस से, या फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये नारे बहुत मशहूर हुआ करते थे। कब, 1789, जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रांस की क्रांति जब चल रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां से ले लिया हमने भी। सॉरी, क्लियर है ये चीज। तो कुल मिला के ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया आपका फ्रांस। और आज जो हमें देखना है, देखिए फटाफट हो गया। लगभग क्लास कितनी हुई इसमें आपकी, इसमें आपकी लगभग 10 क्लास हुई थी। लगभग बच्चों इसमें आप लोगों की कितनी क्लास हुई थी, तो लगभग इसमें आपकी 10 क्लास हुई थी। और इन 10 क्लासों को हमने 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट हुए होंगे, हमने कवर कर लिया। 15 से 20 मिनट में हमने इस पूरी क्लास को कवर कर लिया, जो 10-12 दिन में लगी थी। ये होता है रिवीजन करने का तरीका है बच्चों। ये क्या है, तो बच्चों ये है रिवीजन करने का तरीका। और मैंने आपसे कहा था निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ समय दीजिए। और आज मैंने कहा था ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आपके सामने सब चीजें आपकी क्या है, टिप्स पर चल रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें तरीके से समझ में आ भी रही होंगी। तो ऐसे में अब निश्चिंत हो जाइए, कुछ ही दिनों की बात है, मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा सिविल सर्विसेज का। और अभी तो मैं आपका बेस बना रहा हूं, ये तो अभी आपका बेस बन रहा है बच्चों, बेस। तो छू रहे हैं पॉलिटी को, अंदर घुस के पढ़ेंगे, मजा ही अलग आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए कितने दिन से पढ़ रहे थे हम, डेली आप क्लास कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, और आज 20 मिनट में हमने पूरी पॉलिटी का निचोड़ कर दिया। ये पढ़ा है मैंने। और मुझे 100% गारंटी है कि वे बच्चे जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनमें से एक को भी दिक्कत नहीं हुई होगी, मजा आ रहा होगा कि यार ये चीजें इतने दिनों में हो गई और ये 15 मिनट में काम हो गया। इसे कहते हैं पढ़ाई। आपने रटा कुछ भी नहीं है, आपने बच्चों आपने रटा कुछ भी नहीं है, आपने सब चीजों को समझा है। और ये आपकी समझ कहां काम आएगी, जब आप बड़े पेपर सॉल्व करोगे, और सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो निश्चिंत रहिए और चीजों को समझते चलिए। आज जो बच गया बच्चों हमारा जो आखिरी स्रोत है, और वो आखिरी स्रोत क्या है, वो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दक्षिण अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका, कई बार हो जाता है ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां से हमने क्या क्या लिया है, तो यहां से बच्चों हमने 2 चीज ली है। यहां से हमने 2 चीज ली है। पहला तो लिया है क्या, संविधान में, सॉरी पहला क्या लिया है, तो पहला तो हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपसे कई बच्चों के डाउट होंगे, मेरे मैसेज में कई बच्चों के डाउट थे, पर मुझे पता था मैं डाउट कहां क्लियर करवाऊंगा, तो जहां सीक्वेंस आएगी वहां अपने आप इनके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, और आपका जो माइंड फ्रेम है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था ना। तो मैंने आपसे कहा होगा, अगर आपने कक्षा करी होगी तो मैंने आपको मैसेज लिखा होगा, उस समय आपको जो कमेंट में मैं जब रिप्लाई करता हूं, मैंने आपसे कहा होगा आगे की क्लास में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज वो आगे की क्लास आ गई। जिसके भी डाउट संविधान में संशोधन से संबंधित थे वो क्लास आज आ गई। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, मतलब उन बच्चों के लिए जो जिनके इससे संबंधित सवाल थे, औरों के लिए तो चलता ही रहेगा, अपार है डाउट्स। ठीक है,
तो बच्चों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से लिया गया है? तो बच्चों ये भी आपका साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। राज्यसभा में नामांकन की बात करें, नामांकन नॉमिनेशन, आयरलैंड। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो संविधान में संशोधन को देखते हैं आज। पहले तो यही है अपना पहला संविधान में संशोधन, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बेस इतना तैयार हो चुका है कि अब बहुत दिक्कत आपको नहीं ही होगी इस चीज में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान का क्या बच्चों? संविधान का संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। ठीक है, संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है? देखिए बच्चों, संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। संविधान में अगर हम बात करें संशोधन करने की, संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। 1, 2 और 3। कितने तरीके हो गए? 1, 2 और 3। हो गया खत्म, टॉपिक खत्म अपना। संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं, 1, 2 और 3। काम खत्म। पराइसा लिख के नहीं आने का, पराइसा लिख के नहीं आने का, इनको तरीके से समझने का। संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है, संविधान भारत की सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ है। और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? 3 प्रकार से संविधान संशोधन का विधेयक आता है और 3 प्रक्रियाओं से उसको पास किया जा सकता है, किया जाता है। अगर बहुत बड़े महत्व का है तो यहां जो प्रक्रिया लिखूंगा तीसरे के नीचे, वो उस माध्यम से पास होगा। अगर ठीक ठाक महत्व है उस चीज का जो संविधान में दी हुई है और उसमें संशोधन करना है तो दूसरी प्रक्रिया के तहत आएगा। और अगर कोई इतना खास इंपॉर्टेंट भारत के संघीय व्यवस्था पर ना पड़े, उस प्रावधान में चेंज करना है संविधान के, तो वो कैटेगरी नंबर 1 में आएगा। निश्चिंत रहिए, जो मैंने बोला नहीं समझ में आया मट्टी पाओ, अब समझाऊंगा अधिक तरीके से। मैंने आपसे कहा संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण ये, ठीक है, या फिर सिंपल बिल, या फिर बच्चों क्या? सिंपल बिल। दूसरा होता है विशेष विधेयक, विशेष विधेयक, विशेष विधेयक या फिर स्पेशल बिल, या फिर स्पेशल बिल। और तीसरा कौन सा होता है, इसको मैं इन दोनों को करवाने के बाद समझा दूंगा। निश्चिंत रहिए ना। मैंने आपसे कहा संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार के बिल लाए जा सकते हैं। इनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कैसे? अगर हल्के प्रावधान है, मतलब जिससे भारत की पूरे संघीय व्यवस्था पर कोई खास प्रभाव ना पड़े, तो उसको डाल दिया गया किसमें? सिंपल बिल की कैटेगरी में, कि ये संविधान संशोधन के लिए सिंपल बिल के माध्यम से पास करवा लो। अगर बहुत महत्व के मूल अधिकारों में चेंज करना है, मूल अधिकारों में कुछ काम करना है, उनसे संबंधित कोई प्रावधान में चेंज करना है, जैसे किसी आर्टिकल में 15 आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 15 भाई सीधी बात है भाग 3 में है, पता है ना, भाग 3 मूल अधिकार है। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार है, उसका विस्तार कहां से कहां तक बच्चों? इसका विस्तार है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, तो 15 इसी में तो आएगा। तो अगर मूल अधिकार में चेंज करना है तो विशेष विधेयक हो जाएगा, वो स्पेशल बिल हो जाएगा वो। और तीसरा कौन सा होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे भयंकर तरीके से पूरा संघीय व्यवस्था को कोई ला के रख दे, अगर उनमें से किसी प्रावधान में चेंज करना है तो तीसरे नंबर का बिल आता है। तो उसे समझेंगे इन दोनों को समझने के बाद, ठीक है, पहले ही समझ लो। तो देखिए, सिंपल बिल, अगर साधारण विधेयक आया है संविधान में संशोधन करने का, तो इसको पास करने के लिए बच्चों चाहिए होता है साधारण बहुमत। क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, या फिर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा है बच्चों विशेष विधेयक। और स्पेशल बिल्स को पास करने के लिए क्या चाहिए?
तो इसको पास करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। कौन चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और अगेन तीसरे वाली जो विधेयक होगा उस प्रकार के लिए इन दोनों से टफ प्रावधान है वहां। पहले दो समझ लो फिर वो समझा दूंगा। मान लीजिए आर्टिकल 3 बोलता है नए राज्यों का निर्माण करना, एक या एक से अधिक राज्यों से नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। तो इस आर्टिकल 3 में जो नए राज्यों का निर्माण हो रहा है बच्चों, इसको कंसिडर किया जाएगा किसमें? साधारण विधेयक में या फिर सिंपल मेजॉरिटी वाले बिल में, क्योंकि इससे पूरे भारत के संघीय व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक राज्य का नाम चेंज हो जाएगा, एक राज्य की सीमा चेंज हो जाएगी। और हमारे तो वैसे संघीय व्यवस्था इतनी खास है नहीं जितनी कि अमेरिका में है। वहां तो केंद्र राज्य को छू ही नहीं सकता। हमारे यहाँ छू लिया तो काम ठीक है, चलो ठीक है, छुआ ही है, ऐसा है। हमारे तो रगड़ देता है राज्य को केंद्र, छील देता है, अलग कर देता है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और बिहार से झारखंड। तो सिंपल बिल्स में कौन से बिल्स आते हैं जिससे भारत की जो संघीय व्यवस्था है उस पर कोई खास प्रभाव ना पड़े। जैसे आर्टिकल 3 के तहत क्या होता है? राज्यों का निर्माण होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर राज्यों का निर्माण करना है बच्चों तो क्या होगा? कर लो। या अगर विधान परिषद का गठन करना है, आर्टिकल 169, अगर विधान परिषद का गठन करना है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी तीर की बात नहीं है। ठीक है, कर लो। एक राज्य को विधान परिषद चाहिए, अपर हाउस चाहिए, दे दो उसे। क्या आएगा? सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाएगा। क्लियर है? तो कुल मिला के वे विधेयक जिनसे संविधान के संघीय व्यवस्था पर कोई खास प्रभाव ना पड़े, ऐसों को कहां लाया जाता है? तो सिंपल बिल्स के तहत लाया जाता है। और इनको पास करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? इनको पास करने के लिए चाहिए सिंपल मेजॉरिटी या फिर साधारण बहुमत। क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। विशेष विधेयक में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे मैंने आपसे कहा मूल अधिकारों में चेंज करना है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में चेंज करना है, तो इसके लिए लाया जाता है कौन सा? विशेष विधेयक, संशोधन। इसके लिए कैश मेजॉरिटी चाहिए, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। वो क्या होती है वो भी समझ लेंगे, निश्चिंत रहिए। वो क्या होती है समझ लेंगे। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी है जिससे भारत की संघीय व्यवस्था को हिला दिया जाए। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्रावधान में चेंज करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्रावधान में चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से संबंधित किसी प्रावधान में चेंज करना है, या अनुसूची 7 शेड्यूल 7 या अनुसूची 7। और अनुसूची 7 में क्या दिया हो बच्चों? अनुसूची 7 में दी हुई है शक्तियों की 3 सूचियां, 3 लिस्ट ऑफ पावर्स दी हुई है। कौन कौन सी 3 लिस्ट ऑफ पावर्स हैं? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। याद है? ये तीनों सूचियां जो हैं ये शेड्यूल नंबर 7 में दी हुई है, अनुसूची नंबर 7 में दी हुई है। हम पढ़ेंगे आगे, जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसे डीपली, निश्चिंत रहिए। पर अगर इनमें चेंज करना है तो भी कौन सा? 3rd नंबर वाला संशोधन होगा। और इसके लिए मेजॉरिटी बहुत भयंकर चाहिए होती है। उस मेजॉरिटी को कहा जाता है विशेष बहुमत के साथ, इस मेजॉरिटी को कहा जाता है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का, आधे से अधिक, गौर से देखना, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन या फिर रेटिफिकेशन। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पास भी होना चाहिए और उसको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी मिलना चाहिए। अभी राज्य कितने हैं? 28 हैं, तो कम से कम 15 राज्यों को भी उसको पास करना पड़ेगा। 15 राज्यों को इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पास करना पड़ेगा। तब जाके ये तीसरे प्रकार का अमेंडमेंट होता है संविधान में।
क्लियर हो गया? तो पहला मैंने आपसे क्या कहा, पहला मैंने आपसे कहा, और अभी क्लियर होगा, अभी थर्ड नंबर पे आएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए ना, लोड नहीं लेना है, क्लियर हो जाएगा वो भी। शुरू से शुरू करते हैं ना अभी। तो मैंने आपसे कहा पहला है सिंपल बिल, और सिंपल बिल में क्या मैंने बोला आपसे, क्या मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए या फिर साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, साधारण बहुमत चाहिए। क्या होता है ये, तो पहली बात तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कानून कैसे बनते हैं, उनका तो प्रोसेस सेम ही है ना। कानून बनने की जो प्रक्रिया है बच्चों वो तो सेम ही है। क्या है प्रक्रिया भाई, एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा बिल, एक सदन में दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक्ट या फिर कानून बन जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है हमारे यहाँ पर। ये तो तीनों चरणों में यही होगा, चाहे ये वाला बिल आए चाहे ये वाला आए। यहाँ पर भी क्या है, लोकसभा से गया कहाँ, राष्ट्रसभा, राष्ट्रसभा से गया राष्ट्रपति के पास, साइन किया तो क्या बन गया बच्चों, एक्ट बन गया, कानून बन गया। इसमें जाओगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने साइन किया तो एक्ट या फिर कानून। तो तीनों प्रक्रियाओं में ये जो प्रोसेस है ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद है ना, एक सदन से दूसरे सदन, दूसरे सदन से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तब तक क्या कहलाएगा, बिल कहलाएगा या फिर विधेयक कहलाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देगा क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा एक्ट या फिर कानून। ये तो क्लियर है, स्पष्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल मेजॉरिटी में होता क्या है उसे समझिए। सिंपल मेजॉरिटी में होता क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। अगर नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो फटाफट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। मैं जानता हूं राइटिंग में आपको बहुत समझौता करना पड़ता है मेरे साथ में, इसका थोड़ा खेद है मुझे, ठीक है। मेरा डॉक्टर बनने का कोई सपना नहीं था, पर ये राइटिंग लगभग वैसी ही हो गई है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि सिंपल बिल है, अगर सिंपल बिल है तो उसके लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, फिर साधारण विधेयक चाहिए, सॉरी साधारण बहुमत चाहिए। क्या होता है ये, प्रक्रिया तो सेम ही रहेगी, साइन किया तो एक्ट बनेगा, यानी कि अगर इसने साइन कर दिया तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। सपोज कीजिए, मतलब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है समझिए, लोकसभा के सदस्यों का बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, अब लोकसभा में कितने मेंबर बच्चों, लोकसभा में मेंबर की संख्या है 545, कितनी है, 545 है। 545 का कितना परसेंट, 51%, कितना परसेंट, 50% प्लस 1, यानी कितना, 273। कितना हो गया, 273। अगर इतनों ने पास कर दिया, ये बिल लोकसभा से पास हो गया, तो ये है सिंपल मेजॉरिटी। लोकसभा से अगर इतने लोगों ने पास कर दिया, ये पास हो गया। इतना आसान नहीं है, तरीके से ईयरफोन गार्ड लेना, अपने कान के अंदर गाड़ के चलना, इसको बहुत अंदर घुसा लेना। तो ये भी जो आगे आने वाली चीजें हैं वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी, पर आपके लिए मैं होने नहीं दूंगा। समझते चलोगे तो होने नहीं दूंगा। थोड़ा सा गणित है, और गणित तो हमेशा उलझाता है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, सिंपल मेजॉरिटी में सदन का जो बहुमत है ये मिल गया, यहां से बिल पास हो गया। अब कहां जाएगा, अब जाएगा ये अगले हाउस में। अगला हाउस कौन सा बच्चों आपका, अगला हाउस है राज्यसभा। अगला कौन सा हाउस है, अगला है राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245। यहां पर क्या चाहिए, यहां पर 123 चाहिए। यहां पर क्या चाहिए, यहां पर 123 चाहिए। पास हो गया। कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। साइन किया तो क्या हुआ, साइन किया तो संविधान में संशोधन हो जाएगा, और उस राज्य का नाम चेंज हो जाएगा जिसका नाम चेंज करने का बिल आया था। ये है सिंपल मेजॉरिटी। ये क्या है, ये है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। अब आते हैं किस पर, विशेष विधेयक पर, और विशेष मेजॉरिटी पर, विशेष बहुमत पर। विशेष बहुमत में भी एक फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला है। विशेष बहुमत वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज तो सेम ही रहेगी। क्या सेम रहेगा, तो एक चीज तो सेम ही रहने वाला है। वो सेम क्या रहने वाला है, तो देखिए भाई सीधी सी बात है, लोकसभा से राज्यसभा, इससे राष्ट्रपति, साइन किया तो एक्ट बना, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
विशेष मेजॉरिटी या विशेष बहुमत के लिए यहाँ एक कंडीशन है। विशेष बहुमत में क्या होता है बच्चों, विशेष बहुमत में दो चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ता है, दो चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ता है दोनों ही सदनों के स्तर पर। विशेष बहुमत में दो चीजों को सेटिस्फाई करना पड़ता है एट द सेम टाइम। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गए तो वो बिल पास माना जाएगा, और अगर एक भी बात सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो बिल रुक जाएगा। अगर सपोज कीजिए मूल अधिकार इस कैटेगरी में आते हैं ना विशेष बहुमत से जो पास होते हैं। अगर सपोज कीजिए किसी आर्टिकल 15 ही मान लीजिए, मूल अधिकारों का पार्ट है वो, पार्ट में आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ना है, आर्टिकल 15 क्लॉज 7। 15 क्लॉज 6 तक अभी हैं उसमें, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 4, 5 है, 15 क्लॉज 7 जोड़ना है उसमें। ये भी लोकसभा में आया, तो कैसी मेजॉरिटी चाहिए उसको पास करने के लिए? उसको पास करने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब ये कि इस सदन का बहुमत जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। 545 का बहुमत कितना होगा? 273। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में उस दिन उस सदन में मतदान करने वाले जितने लोग उपस्थित हैं, उस दिन मतदान करने वाले, जब उस बिल पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उनका 2/3 बहुमत भी उसके फेवर में वोट करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होंगी तब जाकर वो बिल पास माना जाएगा। कहां से? लोकसभा से। सदन का बहुमत भी चाहिए, और दूसरा है उस बिल पर जिस दिन मतदान होना है उसका 2/3, जितने लोग हैं उनका 2/3 भी उसके फेवर में वोट डालना चाहिए, उस बिल के फेवर में वोट डालना चाहिए, तब जाके वो बिल वहां से पास होगा, तब जाकर वो बिल वहां से पास होगा। फिर कहां जाएगा बच्चों वो? फिर जाएगा वो अगले सदन में। कहां पर? राज्यसभा के पास। यहां पर भी दो कंडीशंस एक साथ पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? तो एक तो इस सदन की संख्या का बहुमत यानी कि 123 तो चाहिए ही चाहिए, 123 तो चाहिए ही चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। और साथ में उस दिन उस बिल पर मतदान करने वालों का कितना उपस्थित, और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत उसको पास करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होंगी तब वो बिल उस सदन से पास माना जाएगा। फिर कहां जाएगा? फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा वो? एक्ट या फिर कानून। मतलब कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 7 जुड़ जाएगा। ये है विशेष बहुमत। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है बच्चों? अगला है अति विशेष बहुमत। एक तरीके से 368 भी कह सकते हो, 368 आर्टिकल 368 भी कह सकते हो, आर्टिकल 368 भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि अच्छा, मामले कौन कौन से? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्रावधान को चेंज करना है, या मैंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित किसी प्रावधान को चेंज करना है, या मैंने क्या कहा अनुसूची 7 जिसमें क्या दी हुई है शक्तियों की 3 सूचियां, इनसे संबंधित किसी बात को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या? इसके लिए 3rd नंबर की मेजॉरिटी चाहिए। और ये मेजॉरिटी कैसी होती है? तो बच्चों इसको तरीके से समझिएगा। ये 3rd मेजॉरिटी होती है ऐसी। क्या होती है? तो वो ये होती है कि अच्छा, ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साइन किया तो एक्ट, ये तो सब में सेम रहेगा। 3rd मेजॉरिटी यानी कि इन वाले कामों के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लेवल पर तो स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए। मतलब जो ये वाली मेजॉरिटी है यही चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के लेवल पर तो ये स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए। मतलब सदन का बहुमत और साथ में उस दिन उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 उस बिल के फेवर में वोट करना चाहिए। फिर अगले हाउस में जाएगा, अगले हाउस में भी सेम काम होगा। क्या? उस सदन का बहुमत और साथ में उस दिन उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सॉरी। फिर वो जाएगा कहां पर? राष्ट्रपति के पास। मतलब ये जो प्रोसेस है ये तो विशेष बहुमत वाला ही यहां तक फॉलो किया जाएगा। फिर ये जाएगा कहां पर? राष्ट्रपति के पास जाएगा। पर अगर इन की बात है
तो राष्ट्रपति क्या करेगा बच्चों, राष्ट्रपति इसको भेज देगा राज्यों के पास, राष्ट्रपति इसको भेज देगा राज्यों के पास या फिर स्टेट्स के पास। और स्टेट्स के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, तो बच्चों आधे से अधिक राज्यों को इस बिल को पास करना पड़ेगा, आधे से अधिक राज्यों को बच्चों इस बिल को पास करना पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा था, दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, यहां क्या चाहिए, जो कंडीशन बताई वो चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, यहां पर विशेष बहुमत भी चाहिए, यहां पर विशेष बहुमत भी चाहिए, और साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन या फिर रेटिफिकेशन भी चाहिए। मोर देन हाफ स्टेट शुड रेटिफाई द बिल, या आधे से अधिक राज्यों को उसका अनुसमर्थन करना पड़ेगा। मतलब लगभग 28 राज्य हैं, तो आधे से अधिक कितने हो गए, 15, यानी कि 15 राज्यों को भी इस बिल को पास करना पड़ेगा, 15 राज्यों को भी बच्चों इस बिल को पास करना पड़ेगा। अब सवाल आपके मन में यह तैर रहा होगा कि राज्य कैसे पास करेंगे, वहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए या वहां पर सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। तो राज्यों के लिए क्या है, राज्यों के लिए कहा गया है कि भैया तुम तो सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर देना, तुम तो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो। मतलब सदन का बहुमत राजस्थान में गया, राजस्थान में सदन कौन सा है, विधानसभा है, 200 का कितना, 200 का आपका कितना हो गया, 1/3। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये क्या है, ये है आपका अति विशेष बहुमत एक तरीके से 368 आर्टिकल। क्या बोला, लोकसभा और राज्यसभा के लेवल पर तो क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको भेज देगा राज्यों के पास, और आधे से अधिक राज्यों को भी उसको पास करना पड़ेगा विद सिंपल मेजोरिटी। विद व्हाट, विद सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है ये चीज। तो ये है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी में चेंज करना है, या अगर मान लीजिए अनुसूची 7 में चेंज करना है, या अगर मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। अच्छा जीएसटी जो आया था बच्चों, तो जीएसटी इसी से आया था, ये जो प्रक्रिया है ना, जीएसटी इसी से आया था। पहले लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको कहां भेजा, राज्यों के पास भेजा, और कितने राज्यों को, तो आधे से अधिक राज्यों को भी उसे पास करना था, आधे से अधिक राज्यों ने उसको पास कर दिया विद सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के साथ पास हो गया, आपके सामने। क्लियर है ये चीज। तो ये है संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके। पहला साधारण विधेयक, दूसरा विशेष विधेयक, और तीसरा क्या हो गया बच्चों, तो तीसरा हो गया आपका संविधान संशोधन विधेयक, सॉरी संविधान संशोधन में। तो तीसरा जो लेवल है उसमें क्या है, आधे से विशेष बहुमत प्लस में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आज मुझे पता है ना कि तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया होगा, क्योंकि आज थोड़ा थियरी कम थी और ये गणित ज्यादा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आप कहां डाल दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं सवाल देखूंगा, अगर लगेगा कि वो अगले में सॉल्व हो जाएगा तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, और अगर लगेगा कि नहीं अभी तत्काल बताने की जरूरत है तो मैं आपको तत्काल उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है, लोड मत लीजिए। तो कुल मिलाकर आपने आज पूरा रिवाइज भी कर लिया, और क्या आप लोगों ने क्या देखा, तो संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है आपने वो देखा, एक सिंपल बिल, एक स्पेशल बिल, और एक विद मोर देन हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। क्लियर है, चलिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल। टेक केयर ऑल ऑफ यू।